स्टार्ट करते हैं। बच्चा पार्टी आज भी हम लोग चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चैप्टर 5 में हम लोगों ने ये क्वेश्चन लास्ट किया था, डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स आर कॉल्ड। जो जीन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कैटेगरीज में बटे हुए होते हैं, उनको क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? जिनके अंदर कुछ डिफरेंस आ जाए, कुछ भिन्न अलग प्रकार का आ जाए, उसको क्या बोलते हैं? एलिल बोलते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे अपना लास्ट क्लास समाप्त किया था, फिनिश किया था, तो दैट्स व्हाई अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या पढ़ना है हमें। तो आज हम लोग करेंगे शॉर्ट टाइप्स आंसर की, शॉर्ट टाइप्स आंसर क्वेश्चंस करेंगे, सॉरी शॉर्ट टाइप आंसर की बोल रही थी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। बच्चे पार्टी आप सभी को चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में सबको प्रॉब्लम है, सबको प्रॉब्लम है चैप्टर 5 और चैप्टर 6 में। बच्चा मैंने यहाँ पे चैप्टर 5 और चैप्टर 6 का पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी टेलीग्राम पे। अभी तो चैप्टर 6 करवा भी नहीं रही हूँ, चैप्टर 5 का जैसे जैसे फिनिश कराऊंगी वैसे वैसे टेलीग्राम पे आप लोग को वीडियो भी सॉरी टेलीग्राम पे पीडीएफ प्रोवाइड करूंगी। उसमें आप लोग देख रहे हैं मैंने आपको जो भी क्वेश्चन कराया ना वो इम्पोर्टेंट टॉपिक वाइज करवाया है। जैसे कि मैं आप लोगों को अभी आगे चल के दिखाऊंगी, जैसे मान लो म्यूटेशन टॉपिक है तो मैंने म्यूटेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारे क्वेश्चन मैंने इसमें क्या किया है, कवर करने की कोशिश की है, जो एग्जाम ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो आप लोग का बार बार एक ही क्वेश्चन रहता है, चैप्टर 5 और चैप्टर 6 ट्रिकी है मैम, प्रॉब्लम हो रहा है, सो डोंट वरी। आप लोग चैप्टर 5 का भी अगर शुरू से एक बार वीडियो चेक करोगे तो आप लोग देख रहे हैं मैम ने आप लोगों को टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाया है। चलो मैं आप लोगों को एक चीज दिखा भी देती हूँ स्लाइड को बैक करके, एक मिनट बच्चा पार्टी, अभी मैं आप लोग को शो करती हूँ। देखो बच्चा पार्टी, मैंने पहले आपका टॉपिक था मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उसको मैंने कवर किया। देखो सबसे पहले मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे, मैंने इनको कवर किया है। इस टॉपिक से इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं फैलाओ, सब में अवेयरनेस फैलाओ कि नहीं मैम हो जाएगा, हम लोग कर लेंगे। ये मत सोचो बच्चा पार्टी कि हम नहीं कर पाएंगे, कैसे होगा, हेजिटेशन को दूर करो। ओके, तो आप लोग देख रहे हो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक को मैंने कवर किया, 5th चैप्टर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे रिलेटेड जितने टर्म्स थे मैंने उसको कवर किया। उसके बाद आप देख सकते हो उसी से रिलेटेड अभी आपका क्वेश्चन चल रहा है, ये सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ओके, ये सारे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। अब देखो सेकेंड टॉपिक हमारा है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। हमने इनहेरिटेंस वन जीन से रिलेटेड जितने टर्म थे उसको कवर करवाया। ओके, ये सेकेंड टॉपिक था आपका 5th चैप्टर का, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ओके, अब देखो इसी का क्वेश्चन अभी चल रहा था, अभी हमारा यही इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे बच्चा पार्टी। अब यहाँ पे हम इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो मैं चैप्टर 5 का टॉपिक बाय टॉपिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, उसी प्रकार से मैं चैप्टर 6 का भी कराऊंगी। आप मिशन बैच के जितने भी क्लासेस हुए हैं, जितने भी चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं, उसमें आप देखना मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन करवाया है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड है। मैंने टॉपिक भी बताया आप लोगों को कि आप उन्हीं क्वेश्चन पे फोकस नहीं करो, टॉपिक को भी ध्यान में रख लो, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, सो डोंट वरी। ओके, अभी आगे बहुत कुछ बताना है अभी आप लोगों को, तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं, वरना आप बोलोगे कि मैम बोलती जा रही है क्वेश्चन नहीं करवा रही है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में देखो, डिस्क्राइब द लॉ ऑफ सेग्रेशन विथ एनी वन एग्जांपल। बच्चा लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या है? मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में लॉ ऑफ सेग्रेशन किसको कहते हैं, उसे हमें डिस्क्राइब करना है विथ एनी वन एग्जाम्पल, किसी एक एग्जाम्पल के साथ। तो चलो देखते हैं कि लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या है। The two factor of factor present in an individual keep their identity distinct separate at the time of gametogenesis get randomly distribute to different gamete। बच्चा देखो दो फैक्टर, एक कैरेक्टर के अंदर अगर दो सिमिलर फैक्टर प्रेजेंट है, इंडिविजुअली कीप देयर आइडेंटिफाइड डिस्टिनेक्ट करते हैं, मतलब वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को अलग अलग बताते हैं, और वो एक ही फैक्टर, एक ही कैरेक्टर में दोनों फैक्टर प्रेजेंट है, that to be a distinct separate at the time of gametogenesis get randomly distributed to different gamete and paired again a different offspring principle of probability। बच्चा देखो इनका कहने का मतलब है लॉ ऑफ सेग्रेशन इस टॉपिक पे काम करता है कि आपके एक ही कैरेक्टर में अगर दो फैक्टर प्रेजेंट है, दैट टू बी वो दोनों अपना आइडेंटिफिकेशन अलग अलग शो करते हैं, तो आपको उसी टाइम पे गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर उनको क्या करना पड़ेगा, सेपरेट एट द टाइम,
उसी टाइम पे उन गैमेटोजेनेसिस को सेपरेट करना पड़ेगा, दैट्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि वो क्या करेंगे, एक भाग से दूसरे भाग से तीसरे भाग में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अपने आप। रैंडमली क्या होंगे, एक गैमेट अपना अलग पेयर बना लेगा, दूसरा गैमेट ऑफ स्प्रिंगली अपना अलग पेयर बना लेगा, दैट्स ये लॉ ऑफ सेग्रेशन इसी टॉपिक पे वर्क करता है। ओके, एग्जाम्पल है इसका मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन अ प्योर टेल पी प्लांट एंड ड्वार्फ टॉल प्लांट। देखो बच्चा पार्टी ये क्या बोल रहा है, इसका एक गुड एग्जाम्पल क्या है आपका, इसका गुड एग्जाम्पल ये है, इन दोनों के बीच में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा लो, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। क्या है बच्चा पार्टी, माइओ लिख रही हूं मैं, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये मोनोहाइब्रिड में ये टॉल को और ये ड्वार्फ प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, ये एक ही, ये सेम ही कैरेक्टर के हैं बट अलग दो फैक्टर प्रेजेंट है। ओके, ये बच्चा टॉल और ड्वार्फ सेम ही प्रेजेंट है, या तो कोई एक लंबा होगा कोई एक छोटा होगा, मतलब ये सेम ही कैरेक्टर के बच्चे हैं ऑफ स्प्रिंगली, बट इन दोनों के अंदर क्या है, अलग अलग, ये आइडेंटिफिकेशन अपना अलग दे रही है। ये बोल रहा है कि मैं छोटा हूँ, ये बोल रहा है कि मैं लंबा हूँ, दैट टू बी मीन कि ये सेम कैरेक्टर्स में प्रेजेंट है बट ये टू फैक्टर अलग अलग बटे हुए, टॉल को अलग रखा गया है, ड्वार्फ को अलग रखा गया है। बच्चा ये दोनों को गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर सेपरेट कर देना होगा, अगर आप इसको सेपरेट नहीं करते दैट टू बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग गैमेट में, और ये क्या कर लेगा, ऐसे लॉन्ग टी और शॉर्ट टी अपना क्या कर रहे हैं, पेयर बना रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ सेग्रेशन बोलते हैं। ओके, आई होप इससे ज्यादा इजी लैंग्वेज में तो कोई नहीं समझा पाएगा कि लॉ ऑफ सेग्रेशन क्या होता है। आप लोग समझ गए होंगे कि सेम ही कैरेक्टर में अलग अलग दो फैक्टर प्रेजेंट हो, दैट टू बी अपना आइडेंटिफाई अलग अलग बता रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि हम टॉल है वो ड्वार्फ है, दैट टू बी सेपरेट एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के टाइम पर उसको सेपरेट करना पड़ेगा, दैट टू बी रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो, और क्या करेगा, गैमेट अपना अलग अलग पेयर बना लेगा। और इसका गुड एग्जांपल है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसमें आप टॉल ले लो, ड्वार्फ ले लो, अगर टॉल और ड्वार्फ नहीं लेना है तो कोई दिक्कत नहीं है, राउंड और ब्रिंकल ले लो, 7 कैरेक्टर है ना, आप कोई भी कैरेक्टर को चूज कर सकते हो। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। चलो बच्चा पार्टी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, एक्सप्लेन विथ अ सुटेबल एग्जांपल। अभी आपको इस टॉपिक जो अभी हम पढ़ रहे थे, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, ये आप चैप्टर 5 का टॉपिक है, बुक एनसीईआरटी अगर आपने ओपन कर रखी होगी तो आप देख सकते हो कि इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के अंदर ये अभी मैंने टर्म कवर करवाया था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ओके, तो आपको वही चीज को एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, जो टर्म अभी अपने पीछे कवर किया था प्रीवियस क्लास में कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है, सिर्फ उस डेफिनेशन को यहाँ लिख देना है। ओके, तो आपको लिखना है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है विथ अ सुटेबल एग्जांपल। तो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। What do you mean by incomplete dominance with a suitable example? बच्चा देखो, incomplete dominance is a form of gene। बच्चा incomplete dominance एक जीन का फॉर्म है। ओके, interaction in which both allele of a gene at a locus are partially expressed। बच्चा देखो, एलील का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी की सेम ही कैरेक्टर में अलग अलग चीजें प्रेजेंट हो, जो अभी हमने आपको देखा लॉ ऑफ सेग्रेशन जो चीज बता रही थी उसी को एलील बोला जाता है। एलील इसलिए बोला जाता है कि देखो, एक ही कैरेक्टर्स में, एक ही मटर का अगर पौधा है उसमें हर प्रकार के बीज होते हैं, हर प्रकार के कैरेक्टर शो होते हैं, दैट टू बी वो क्या हो गया, एक एलील हो गया, मतलब उसमें अलग अलग फैक्टर प्रेजेंट है, दैट टू बी मीन ऑफ एलील। ओके, और बच्चा देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीन को फॉर्म करता है जिसमें इंट्रक्शन होता है, बहुत अलग अलग जीन्स का आपस में इंट्रक्शन होता है। जैसे कि अगर आपने फर्स्ट टाइम मान लो किसी टीचर को देखा, वो टीचर स्मार्ट है, उनका लैंग्वेज अपना प्रिपेयरिंग करने का तरीका, एक्सप्लेन करने का तरीका टू बी अ डिफरेंट, दैट टू बी इंटरेक्ट विथ हरसेल्फ, आप उनसे क्या कर लेते हो, इंट्रक्शन बना लेते हो, दैट टू बी। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप किसी से इंटरेक्ट कैसे होते हैं। जैसे मान लो कि मैं आप लोग को बायो पढ़ाती हूँ, मेरे पढ़ाने का तरीका या मेरे बोलने का तरीका या मेरा ड्रेसअप सेंस, एनीथिंग एल्स, कोई भी चीजें बच्चा आपको मुझसे जोड़ के रखती है, इंटरेक्ट करके रखती है, उसी को इंट्रक्शन कहते हैं। उसी प्रकार से बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंस जीन के अंदर भी क्या होता है, अलग अलग जीन जब एक ही टाइम पे एक ही पॉइंट पे क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें भी एक दूसरे से क्या हो जाता है, इंट्रक्शन हो जाता है, दैट टू बी, उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं,
रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट और डिफरेंट फिनोटाइप्स। बच्चा देखो, उनका रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग हो सकता है, वो तो चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट करो, फिनोटाइप्स के थ्रू रिप्रेजेंट करो, उसको आप किसी भी थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है, मतलब ये आपका मतलब मन बनता है कि आप किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हो। ओके, तो बच्चा इनकम्प्लीटनेस डोमिनेंस क्या होता है, एक जीन का फॉर्म होता है। ओके, जिसमें बोथ एलील और जीन क्या करते हैं, जीन भी और एलील भी दोनों एक साथ एक ही पॉइंट पे एक्सप्रेस किए जाते हैं। ओके, दैट्स टू बी रिजल्टिंग इन इंटरमीडिएट और डिफरेंट फिनोटाइप्स। दैट्स रिजल्ट क्या होता है, जस्ट क्विकली रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। एंड इसका एग्जाम्पल है इन रोज द एलील ऑफ रेड कलर इज डोमिनेंट ओवर द एलील फॉर व्हाइट कलर। जैसे देखो, गुड एग्जाम्पल दिया है, रोज पिंक भी होता है, व्हाइट भी होता है, रेड भी होता है। जाति तो एक ही है बच्चा पार्टी, एक ही जाति से बिलोंग करते हैं। व्हाइट रोज को भी आप रोज ही बोलोगे, रेड रोज को भी रोज ही बोलोगे, पिंक रोज को भी रोज ही बोलोगे, बट वो एक ही कैरेक्टर से बिलोंग करते हैं, बट कलर क्या है, डिफरेंट है। मतलब क्या हो गया, उनके अंदर एलील है, जीन तो एक ही है ना सबका, एक ही जीन से पैदा हुए होंगे सारे, बट उनके अंदर एलील आ गया, बाहर आके वेरिएशन क्रिएट हो गया। ओके, दैट्स टू बी अ मीन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। अब आ जाओ, राइट अबाउट मल्टीपल एलिलिज्म विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल। आपको मल्टीपल एलिज्म, एलिल क्या होते हैं वो तो आप समझ गए कि जो सेम जीन से बिलोंग करता है, बट उनके क्या होते हैं, कलर डिफरेंट हो जाते हैं, उनके अंदर कोई वेरिएशन आ जाता है, दैट्स टू बी मीन ऑफ एलिल होता है। तो वही कह रहा है, राइट अबाउट मल्टीपल एलिज्म। बच्चा आपको मल्टीपल एलिज्म के बारे में बनाना, जो एलिल है उसी प्रकार से मल्टीपल एलिज्म भी होगा विथ अ सुटेबल एग्जाम्पल, वो भी एग्जाम्पल के साथ। ओके, इट इज द प्रेजेंस ऑफ मोर देन 2 एलील ऑफ अ जीन ऑन अ सेम लोकस। बच्चा देखो, दो से ज्यादा जीन अगर सेम में ही प्रेजेंट हो, एक ही कैरेक्टर में अगर 2 से ज्यादा जीन प्रेजेंट हो ऑन अ सेम लोकस, वही सेम पॉइंट पे, जैसे ये एक पॉइंट है, यहीं पे अगर सारे जीन, 2 से ज्यादा जीन, जैसे टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, फिर टॉल हो गया, ड्वार्फ हो गया, ड्वार्फ हो गया, टॉल हो गया, ये सारे जीन एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट होंगे, दैट्स टू बी अ मीन इट प्रोड्यूस बाय रिपीटेड म्यूटेशन। ये क्या करेंगे, बार बार रिपीट होंगे। देखो, एक बार टॉल एक बार ड्वार्फ आ गया, एक बार टॉल एक बार ड्वार्फ आ गया, फिर टॉल फिर क्या आया, ड्वार्फ फिर टॉल आया, मतलब वही चीज बार बार रिपीटेड हो रही है, वही सेम जीन बार बार रिपीट हो रही है, डिफरेंट डायरेक्शन में, डिफरेंट तरीके से, दैट टू बी मीन ऑफ मल्टीपल एलील। उसी को क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी, मल्टीपल एलील बोलेंगे। अभी तक तो हमने ये टी को और ये टी को जब लेते थे तो एलील बोलते थे, सिंपल एलील बोलते थे। अब इन्हीं को हम बार बार डिफरेंट तरीके से रिपीट करेंगे तो उसको हम मल्टीपल एलिज्म बोलेंगे। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो इसका एग्जाम्पल है द आई कलर इन ड्रोफिला और द कोट कलर इन रैबिट। जो बच्चा रैबिट का कोट कलर होता है उसको ले सकते हो आप, या आई का जो ये ब्लैक वाला पार्ट होता है ना जिसको ड्रोसोफिला बोलते हैं उसको ले सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार से मल्टीपल एलिज्म है। जो आईज का जो बॉल होता है, देखना किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लू होता है, उसमें अलग अलग कलर्स दिखेंगे अगर आप माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करोगे तो। ओके, तो वही मल्टीपल एलिज्म क्या होता है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चा पार्टी। मल्टीपल एलिज्म का मतलब ही है कि अगर सेम कैरेक्टर को आप बार बार अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इट मीन्स अ मल्टीपल एलिज्म। ओके, मैं एक बार फिर से आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करती हूँ, और वैसे तो मेरे बच्चे बहुत होशियार हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। देखो, ये लॉन्ग टी लिया मैंने, एक बार आप लोग भी बोलोगे मैम बार बार एक ही एग्जाम्पल क्यों लेती हो, लॉन्ग टी और शॉर्ट टी। देखो, ये मैंने व्रिंकल लिया, ओके, और ये मैंने राउंड लिया। ओके, ये दोनों क्या हो गए, सेम ही कैरेक्टर के, व्रिंकल और राउंड, ये सेम ही कैरेक्टर, जो 7 कैरेक्टर प्रेजेंट है आपके बुक्स में, एनसीईआरटी में, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें आप देख सकते हो ये व्रिंकल और ये राउंड, मैंने ये एक ही कैरेक्टर को चूज किया है, ठीक है। एक ही कैरेक्टर के 2 पेयर है। ओके, ये कैरेक्टर को हम क्या बोलेंगे, एलिल बोलेंगे, ठीक है। इनके अंदर जो वेरिएशन आया, ये 2 भागों में पेयर बना लिए, इसको हम एलिल्स बोलेंगे। अब बच्चा इन्हीं को मैं बार बार अलग तरीके से रिपीट करूंगी, जैसे मैंने पहले एक बार WW ले लिया, ये लिया, फिर ये लिया,
फिर ये बच्चा यही सेम चीज को मैं अलग अलग तरीकों से रिपीट करूंगी, दैट टू बी अ मल्टीपल एलिज्म बोलेंगे। ओके, मतलब बच्चा इट्स अ प्रेजेंस ऑफ मोर देन अ 2 एलिस ऑफ अ जीन इन अ सेम लोकस, दैट टू बी अ रिपीटेड ऑफ म्यूटेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन इज कॉल्ड अ मल्टीपल एलिज्म। ओके, यू गेट इट माय पॉइंट? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राइट मेंडल लॉ बेस्ड ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। बच्चा ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि आपको मेंडल लॉ के बेस्ड पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को डिफाइन करना है। बच्चा देखो, इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आते हैं तो इसका आंसर लिखने का बहुत इजी तरीका है। आपको बोला है कि मेंडल लॉ ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, तो इसका आंसर जो मैं अभी रिप्रेजेंट करूंगी वो तो ठीक है। अब मेरे किसी बच्चे को इसका आंसर नहीं आता है तो घबराना नहीं है, आपको मेंडल के लॉ के बारे में लिख देना है। जो मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था ना, उसके बारे में लिख दो। बिल्कुल दिमाग के ऊपर से जा रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, पर थोड़ा दिमाग लगाओ, समझोगे। मेंडल लॉ बेस्ड ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखने के लिए बोल रहा है, तो आपको ये नहीं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में लिखना है, आपको नहीं आता है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप कुछ नहीं करोगे। मेंडल लॉ ऑफ बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस आर फॉलोइंग लिख के उसके बाद आप क्या करोगे, 2 कैरेक्टर को चूज करोगे और उनको आपस में क्या करवाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाओगे, और जो आंसर रिजल्ट आएगा उसको मोनोहाइब्रिड करके छोड़ दोगे। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, तो आपको एग्जामिनर 1.5 मार्क्स दे के ही जाएगा। ओके, क्योंकि आपने इसको ज्यादा अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। अगर किसी को इसका आंसर आता भी है तो भी ऐसे मल्टीपल करवा के, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के तब दिखाना है। ठीक है, एग्जामिनर को इससे ये लगेगा कि एग्जामिनर को ये मतलब उसके ऊपर आपका इफेक्ट जाएगा, उस पर आप अपना इफेक्ट छोड़ के आओगे कि एग्जामिनर को लगेगा कि नहीं, बच्चे को चीजें डिस्क्रिप्शन में पता है, डिस्क्राइब करके पता है बच्चों को ऑलरेडी। ओके, देखो बच्चा, मेंडल प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट फॉर द फर्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। बच्चा, मेंडल ने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ट्रेट को फर्स्ट जनरेशन से लेके नेक्स्ट जनरेशन तक क्या किया है, प्रपोज किया है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है, वो भी बिल्कुल डिस्क्राइब करके अच्छे से एक्सप्लेन किया है मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को। यही रीजन था कि मेंडल ने पी प्लांट को सिलेक्ट किया था। ओके, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज अ 3 टाइप। बच्चा देखो, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 3 टाइप्स का होता है, ये मैंने आपको बार बार रिपीट किया है। लॉ ऑफ सेग्रेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेंट, लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये तीनों आपके क्या है, मेंडल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। क्या बच्चा पार्टी, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है। ये चीजें याद रखना है, ये आपको एग्जामिनर एमसीक्यू में भी पूछ सकता है। ओके, कहाँ पूछ सकता है बच्चा पार्टी, एमसीक्यू में पूछ सकता है। ओके, तो बच्चा मेंडल लॉ बेस्ड ऑफ मोनोहाइब्रिड क्या है, मेंडल ने 3 लॉ को प्रपोज किया है फर्स्ट स्ट्रेट टू नेक्स्ट स्ट्रेट तक, मतलब फर्स्ट जनरेशन से जो स्टार्ट किया उन्होंने नेक्स्ट जनरेशन तक अच्छे से डिस्क्राइब किया है। किस किस को डिस्क्राइब किया बच्चा पार्टी, लॉ ऑफ सेग्रेशन को, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एस्ट्रोमेंट को, लॉ ऑफ डोमिनेंस को। ये उनके ट्रेट थे। ओके, जिसके ऊपर उन्होंने अपने जीन को काम करवाया था। ओके, तो उन्होंने अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अब आ जाओ ये डिफाइन लिंकेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन लिंकेज। ये क्वेश्चन आपको ज्यादातर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। डिफाइन लिंकेज ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको क्या कहते हैं, जब मैं आपका क्लास ले रही थी, जब मैं चैप्टर 5 पढ़ा रही थी, वहां भी मैंने इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बताया था, और जो मैंने आप लोगों को लाइव क्लास लिया था संडे वाला, उसमें भी मैं आप लोगों का क्वेश्चन था कि मैम चैप्टर 5 का इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, वहां भी मैंने आपको लिंकेज बताया हुआ। इससे आप लोगों को पता लग रहा होगा बच्चा कि मैम जो भी टॉपिक बता रही थी, मैं शुरू दिन से, जब से मैं आपको बुक पढ़ा रही हूँ ना, जब से मैं आपका चैप्टर सिलेबस कवर करवा रही हूँ, उस दिन से मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें वहीं से नोट करवाती ले जा रही हूँ, कि बाद में चल के बच्चे आपको डिस्ट्रक्शन ना हो कि मैम ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, बाद में आप मतलब प्रेशराइज ना हो, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ बच्चा ये टाइम आपके लिए कितना टफ है। बट डोंट वरी, टफ है ही नहीं, कुछ भी नहीं सोचना ही नहीं है, क्योंकि आपको मिशन बैच सब कुछ मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिशन बैच में आपको सब कुछ मिल रहा है। ओके, सो डिफाइन लिंकेज को देखते हैं पहले। अभी पता है यूट्यूब पे एक ट्रेंड चला है, बिल्कुल वायरल क्वेश्चन, तो मैं अभी इसके ऊपर भी बात करूंगी। ओके, पहले डिफाइन लिंकेज को कवर कर लेते हैं। इट इज द क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन और अदर डीएनए सीक्वेंस। बच्चा देखो, ये एक डीएनए रेप्लिकेशन के ऊपर वर्क करता है लिंकेज, 2 जीन को आपस में जो जोड़ के रखने का काम करता है ना, लिंक। आपको यहीं से एज को हटा दो, लिंक से ही समझ में आ रहा है। लिंक मतलब होता है एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को चौथे से जोड़ने का काम। तो
तो लिंकेज का काम भी है क्या, डीएनए रेप्लिकेशन को ऐसे जोड़ के रखने का। ओके, दैट्स टू बी अ वर्क ऑफ डीएनए, सॉरी दैट्स टू बी अ वर्क ऑफ लिंकेज। ये लिंकेज का वर्क है कि डीएनए सीक्वेंस को एसोसिएट करता है, जीन्स को अदर डीएनए सीक्वेंस के साथ, क्रोमोसोम्स के साथ क्या करता है, जोड़ के रखता है। ये उसका काम है लिंकेज का। It is the close association of gene or other DNA sequence on the same chromosomes. Okay? इसका काम ही बताया, ये बहुत क्लोज एसोसिएशन से जीन को और डीएनए सीक्वेंस को क्या करता है, एक पॉइंट पे जोड़ के रखता है। इट्स अ टू टाइप, ये दो प्रकार के होते हैं, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। ये दो प्रकार के लिंकेज होते हैं, कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, It reduces the chance of recombination gene and does help or hold parental characters together. It should help organism to maintain its parental and other character. बच्चा देखो, ये क्या करता है, ये चांस बढ़ाता है, जैसे आपके पेरेंट्स का और आपकी मम्मी पापा दोनों आपस में सेक्स कर रहे हैं, दैट टू बी इंक्रीज योर चांस कि किसका ज्यादा डीएनए हावी होगा, किसका ज्यादा जीन मतलब एक दूसरे पे जाएगा। जैसे कि देखो, मैं बिल्कुल पापा की बेटी हूँ, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि मेरा फेस, आप मेरे पापा को तो आप लोगों ने नहीं देखा है बच्चा, बिल्कुल मेरा फेस मेरे पापा से मैच करता है, मतलब हूबहू मैं अपने पापा जैसी हूँ। तो सब लोग बोलते हैं कि पापा की जीन, मतलब मेरे अंदर पापा वाले गुण ज्यादा है, मम्मी वाले गुण कम है। दैट टू बी, ये किसी के अंदर भी हो सकता है। जब दो पेरेंट्स आपस में मिल रहे हैं, सेक्स कर रहे हैं, दैट टू बी, उसके दौरान जिसका जीन हाईली रिमेंशनिंग होगा बच्चा, उसका जीन आप पे, उसके बच्चे पे ज्यादा हावी करेगा। ठीक है, ये चांस को रिकॉम्बिनेशन करता है, बढ़ाता है जीन को, ये पेरेंटल कैरेक्टर को एक साथ होल्ड करके रखता है। डीएनए क्या करता है, पेरेंटल कैरेक्टर को एक साथ होल्ड करके रखता है। ओके, और ये पेरेंटल बॉडीज के अंदर हेल्प करता है, मेंटेन करता है अदर कैरेक्टर्स के साथ। ओके, और जिसका जीन ज्यादा होता है, मतलब सॉरी, जिसका डीएनए ज्यादा होता है उस पर ट्रांसफर कर देता है। ओके, ये था आपका लिंकेज। बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया कि लिंकेज का काम है एसोसिएशन जीन डीएनए सीक्वेंस को क्रोमोसोम के साथ जोड़ के रखने का। जीन लिंकेज दो प्रकार का होता है, कंप्लीट और इनकम्प्लीट लिंकेज। ओके, और लिंकेज का काम क्या है बच्चा, इट्स टू बी अ होल्ड ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। ये पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करके रखता है एक साथ, टुगेदरली। ओके, दे हेल्प ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स पेरेंटल एंड अदर कैरेक्टर। बच्चा ये हेल्प करता है ऑर्गेनिज्म को मेंटेन करने में पेरेंट्स का और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को भी। ओके, और जिसका जीन डीएनए ज्यादा हावी होगा उस पर ट्रांसफर कर देगा, चाहे वो मदर का हो सकता है या फादर का हो सकता है, ये दोनों का सिमिलैरिटीज होगा, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को होल्ड करके और कंपेयर करके डीएनए क्या कर देगा, एक सीक्वेंस में वर्क करेगा और ट्रांसफर कर देगा। ओके, तो यही क्या होता है, इसी को हम लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, ये सारे केमिकल रिकॉम्बिनेशन बॉन्ड पे वर्क करते हैं। ओके, अभी हम बात कर रहे थे, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज बताती हूँ। अभी आप लोग देख रहे होगे बच्चा, जब भी यूट्यूब खोलते हो वायरल क्वेश्चन, मैं किसी स्पेसिफिक किसी भी चैनल का नाम नहीं लूंगी, ठीक है बच्चा, बट मैं आपको एक ही सलाह दूंगी, अगर आप मेरी बात मानते हो तो, कि बच्चा पार्टी, आप वैसे तो मैं आपके घर आके आपका फोन चेक नहीं करूंगी कि आपने कोई यूट्यूब चैनल तो नहीं खोला है, तो बच्चा पार्टी में यही सलाह दूंगी आप लोगों को कि मैं आप लोग को यही कहूंगी कि बच के रहो, ये टाइम बच के रहो प्लीज। बस यही 14-15 दिन आप अपने आप पे कंट्रोल करो, किसी यूट्यूब के चैनल पे हाथ मत लगाओ, जो मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उस पे फोकस करो, इधर उधर ध्यान मत दो। अभी किसी नए चैनल को ज्वाइन भी करोगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। ऑलरेडी इस बैच में पढ़ रहे हो, इसके सारे क्वेश्चन को फॉलो कर लो, बायोलॉजी में बेस्ट मार्क्स सिक्योर कर लो। मार्क्स स्कोर करोगे तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ खुशी मिलेगी कि मैंने पढ़ाया था, दैट कि बच्चों को मेरी बातें समझ में आई थी, तो मुझे सिर्फ अच्छा फील होगा, हैप्पीनेस आएगा, बट वो मार्क्स मुझे नहीं मिलेंगे। ओके, मुझे मेरे मार्क्स मिल गए, मैंने ऑलरेडी 12th का पेपर दे दिया है। तो प्लीज इस टाइम पे अपने आप को होल्ड करके रखो कि फालतू की चीजों में मत पढ़ो, वायरल क्वेश्चन के चक्कर में मत पढ़ो, पता चले आप ही वायरल हो जाओगे क्वेश्चन के चक्कर में। कुछ नहीं आना जाना है, जो पढ़ोगे वही मार्क्स आएंगे, और पेपर का लेवल बहुत मॉडरेट होता है, वायरल क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ो बच्चा पार्टी। और दूसरी बात कि आज मैं थोड़ा कॉलेज के काम से भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, दैट्स बी व्हाट, कि आज मैं आप लोग का लाइव क्लास भी नहीं ले पाई हूँ, बट डोंट वरी, लाइव क्लास नहीं ली हूँ, बट मैं काम कर रही हूँ कि मेरे को जो टॉपिक कवर करवाना है लाइव क्लास में वो है आप लोगों का पूरा एनसीईआरटी का फुल डायग्राम। ये तो पहला टॉपिक हो गया, मुझे लाइव क्लास में पहले ये क्लियर करना है कि सारे होल बुक में से, एनसीईआरटी में से जो जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है वो मैं आपको दे दूंगी, बता दूंगी, समझा दूंगी, और आपको उन्हीं डायग्राम को सिर्फ लर्न करना है, उन्हीं डायग्राम को रिवाइज करना है और उन्हीं डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। ओके,
और डायग्राम अब कुछ कितने का भी आएगा, मैम डायग्राम बनाने नहीं आता, ये नहीं आता, मैं बार बार कहती हूँ बनाने नहीं आता, डोंट वरी, गलत सलत जैसा भी फिगर बनता है बनाओ, बट उसकी नेमिंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैं ये बाइनरी फिजन, ये अमीबा बना रही हूँ, ये अमीबा ऐसे चाहे ऐसे कैसे भी बना दिया, ये अमीबा से मतलब नहीं रखता। आपने इसका, अगर आपने इसका आउटर सर्कल वगैरह, इसकी कलरिंग वगैरह, मतलब कलरिंग, अब आप कलर मत करने लग जाना, मेरे कहने का मतलब है अगर आपने इसको अच्छे से लेवल किया है, अच्छे से ड्रॉ नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है, लेवल करके अगर आपने इसका नाम सही लिखा है तो आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे जितना आप अगर सजाने में ध्यान दोगे। ओके और मैं आप लोग को एक और चीज शेयर करना चाहती थी कि आप लोग के लिए बहुत अच्छी न्यूज है। जो भी मेरे बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आफ्टर एग्जाम के बाद मैं सभी स्टूडेंट को सर से बोल के क्लास कंबाइन करवाऊंगी और उसमें मैं आपको ना आपके फ्यूचर में आप लोग बायोलॉजी के स्टूडेंट क्या करोगे मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। ओके, बिकॉज मैं आज ही मुझे पता लगा है कि बायोलॉजी में ऐसे बहुत सारे फील्ड है बच्चा जिसमें आप अच्छा पोजीशन स्कोर कर सकते हो। ओके, तो ये अभी जो ग्रो कर रहे हैं बच्चे हैं ना, उनके लिए बहुत बेस्ट मौका है। आप लोग मतलब कि मेडिकल फील्ड में बहुत कुछ कर सकते हो, ऐसी बहुत सारी चीजें जिनके बारे में आपको पता भी नहीं, आपको सिर्फ यही पता है नर्स बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हैं, मेडिसिन विभाग में जा सकते हैं, नहीं, इससे भी बढ़ के बहुत कुछ है आपके लिए। मतलब सिर्फ इंडिया में, इंडिया से बाहर भी आप बहुत नाम कमा सकते हो, दिस टू बी फील्ड ऑफ बायोलॉजी के फील्ड के थ्रू। ओके, सो आप लोग टेंशन मत लेना। ओके, और मैं आप लोग का सारा डायग्राम भी बता दूंगी और पेपर लिखने का तरीका भी बता दूंगी। और आप लोग बार बार पूछते हो मैम बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है, तो बच्चा सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। आप केजी के स्टूडेंट नहीं हो, यूकेजी के स्टूडेंट नहीं हो कि आपको स्पेसिफिक बोले कि 1-2 चैप्टर कर लो पास हो जाओगे, नहीं, जो भी मैंने पढ़ाया है मिशन बैच के अंदर वो करते हो तो आप पास हो जाओगे, मतलब थोड़ा अच्छा मार्क्स लेके पास हो जाओगे। अगर जिसने मेरी क्लास को फॉलो किया और मिशन बैच को फॉलो कर रहा है वो बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकता है बायोलॉजी में। अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो 65 उसके कहीं नहीं जाएंगे। अगर थोड़ा बहुत वो मिस्टेक भी करता है तो 65 कहीं नहीं जाएंगे। बट जो न्यू बच्चे हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया वो मिशन बैच कर लो। सिर्फ अभी तक मैंने मिशन बैच का 1 से लेके 5 तक अभी चल रहा है, 1 से लेके 4 तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिया है, सिर्फ उनको कर लो तो भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, पर जो मेरे कुछ अच्छे बच्चे उनको पता है कौन कौन अच्छे हैं और कौन कौन कैसे लेवल के हैं, उनको सबको पता है। तो जिनको अपना लेवल पता है वो तो क्लास को फॉलो किया है, तो क्लास वाले सारे नोट्स को रिवाइज करना और ये मिशन बैच को भी करना है। ठीक है, और उसके बाद बच्चा पार्टी, और अभी इधर उधर ध्यान नहीं देना, दिमाग को मत भटकाना। ओके, और मैं आप लोगों को लाइव क्लास के थ्रू आप लोगों को जब भी मैं लाइव क्लास लूंगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो टेंशन नहीं लो कब लूंगी इसका टेंशन मत लो, मेरा भी थोड़ा काम था तो मैंने उस पर काम कर रही हूँ। अभी आप लोग का डायग्राम भी सेट कर रही हूँ, तो मैं आप लोग को डायग्राम और पेपर लिखने का तरीका ये चीज बता दूंगी। पर आप कोई मत पूछना कि इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, वरना मैं पिटाई कर दूंगी घर आके सबको, क्योंकि आप केजी के स्टूडेंट नहीं हो जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर अवेयर करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रोवाइड करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकती हूँ, पर इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है बेवकूफो, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी जो लास्ट के कुछ चैप्टर है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट 2 मेन डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। बच्चा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट 2 डिफरेंस बिटवीन डीएनए आरएनए। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, उनके बीच में डिफरेंशिएट बिटवीन बताना है। ओके, तो चलो बताते हैं डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। इट इज अ मेनली फाउंड इन क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस। बच्चा देखो डीएनए कहाँ पे फाउंड होता है, न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में, ज्यादातर ये न्यूक्लियस के क्रोमोसोम में पाया जाता है। ओके, डीएनए कहाँ पाया जाता है बच्चा पार्टी, डीएनए इज मेनली फाउंड इन क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस। बच्चा देखो आप बिल्कुल यही सेम पॉइंट लिखना, अपने मन से कुछ मत बनाना, इधर का वर्ड उधर मत करना, बिकॉज ये मैंने बहुत सोच समझ के ये वर्ड आप लोग के लिए चूज किया है। सो ये बेस्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने आप लोग नहीं विश्वास है तो रिकॉर्डेड लेक्चर भी जो मैंने करवाया है, पढ़ाया, वहां भी मैंने आप लोग को ये बताया था और लाइव क्लास में भी बताई थी कि डीएनए और आरएनए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो बच्चा पार्टी डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंशिएट बिटवीन है वो आपको ऐसे ही एग्जाम में भी रिप्रेजेंट करना है। ओके, ऐसे ही कॉलम बना के लिखना है। इट इज अ मेनली फाउंड इन क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस। बच्चा ये ज्यादातर कहाँ पे देखा जाता है, ये कहाँ पर ज्यादा पाया जाता है, ये क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस में। ओके, बट आरएनए इज फाउंड इन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म।
और आरएनए कहाँ पाया जाता है? ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पाया जाता है। ओके, इट इज अ डबल हेलिक स्ट्रक्चर विथ 2 कंप्लीमेंट्री फेलेटोसाइड स्ट्रैंड। बच्चा ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर होता है, इसमें 2 कंप्लीमेंट्री पोलिनोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं। ठीक है, किसके अंदर? डीएनए के अंदर। ये पोलोन्यूक्लियोटाइड जो है उसको आप लोगों को डीएनए के अंदर मैंने हेलिक्स के अंदर डिफाइन कर दिया था, बट उतना डिफिनेशन में जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सिंपल से वर्ड में देख लो। ये डबल हेलिक स्ट्रक्चर का होता है। डीएनए क्या होता है बच्चा पार्टी? डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का होता है। ओके, और डीएनए ज्यादातर क्रोमोसोम ऑफ न्यूक्लियस में पाया जाता है। ओके, आरएनए न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों जगह पाया जाता है। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। बच्चा आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है विथ 1 पोलोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। इसमें 1 पोलोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होते हैं, बट डीएनए में क्या होता है? कंप्लीमेंट्री पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है। ओके, डीएनए में कंप्लीमेंट्री पोलोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है, बट आरएनए में ओनली 1 पोलोन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होता है। ओके, यू गेट इट माय पॉइंट? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बच्चा इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। अब को डोमिनेंस क्या होता है? हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर आप वही पॉइंट उठा के लिख देना, ठीक है, बट को डोमिनेंस को हम फिर से देखेंगे। इतना सारा दे रखा है, इसका ध्यान नहीं देना है, इस पे ध्यान मत दो। इनकम्प्लीट डोमिनेंस की जगह आप वही लिख देना कि जब 2 कैरेक्टर को सेम लोकस पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत अलग अलग डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, इज टू बी इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ एलिज। ठीक है, अब आप सोचोगे मैम क्या कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो आपने बता दिया, तो यहाँ कैसे लिखेंगे? पहले इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिफाइन कर देना, फिर को डोमिनेंस को। अगर को डोमिनेंस भी आता है तो पहले को डोमिनेंस को डिफाइन कर देना, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिफाइन कर देना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि को डोमिनेंस क्या होता है। Co-dominance is that condition in which F1 generation both parents which are share equally। बच्चा देखो, co-dominance के अंदर जो अब आपका फर्स्ट जनरेशन होता है, तो अब पेरेंट्स की भागीदारी सेम होती है। फर्स्ट जनरेशन में बोथ पेरेंट्स की, अगर वो मम्मी पापा दोनों है तो दोनों की सेम जिम्मेदारी होती है, सेम भागीदारी होती है, सेम इन्वॉल्वमेंट होता है। ओके, फर्स्ट जनरेशन के अंदर विच शेयर इक्वली, वो अपना इक्वल चीजें शेयर करते हैं। ओके, एक गुड एग्जाम्पल इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन। बच्चा देखो, इसका उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। बच्चा देखो, इन्होंने सिर्फ को डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिया है, तो आपको इतना एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ यहाँ शो करने के लिए बताया था, बट आपको एग्जाम में इतना लंबा चौड़ा बढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स इसके मिलेंगे, 1 मार्क्स इसके मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने एक ही क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स पूछ लिए हैं। सो बच्चा पार्टी को डोमिनेंस को डिफाइन करना है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखोगे, co-dominance is that condition in which F1 generation resemble to both parents which share equally। बच्चा co-dominance के अंदर ऐसा कंडीशन होता है कि F1 जनरेशन में both parents क्या करते हैं? which are resemble to share equally, वो अपना सिमिलर योगदान देते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस आप लोगों को पता ही है, बट फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज अ फॉर्म ऑफ जीन। इनकम्प्लीट डोमिनेंस पूरा एक जीन का फॉर्म होता है। इंट्रक्शन इन विच बोथ एलील्स ऑफ जीन एंड लोकस आर एक्सप्रेस। बच्चा देखो, इसमें जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, दैट्स टू बी उनको एक ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है, दैट्स टू बी डिफरेंट इंटरमीडिएट और फिनोटाइप्स, वो अलग अलग टाइप्स में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे मैंने आपको रोज का कलर यहाँ दिया था, इसका एग्जांपल दे देना। ओके, जैसे देखो बच्चा, रोज के कलर में मैंने आपको बताया था कि सेम जीन से, तो वो सेम जीन से ही, मतलब एक ही जीन सबके अंदर होता है, बट उनके अंदर क्या होता है? अलग अलग इंट्रक्शन होता है, उनका डोमिनेंस अलग अलग होता है। कोई रेड होता है, कोई व्हाइट होता है, कोई पिंक होता है। तो रोज का एग्जाम्पल आपको दिया, तो बच्चा जीन जो आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो पूरा एक जीन का फॉर्म ही है, उसमें अलग अलग जीन एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और उनको सेम पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। और इतना ये लंबा चौड़ा भाषण लिखने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि 1 मार्क्स मिलेगा, तो जितना एग्जामिनर ने पूछा है हमारा बच्चा उतना ही लिखेगा। तो बस यहीं तक लिखना और इसमें तो पूरा लिख देना। ओके, चलो अब देखो, फिर 5 चैप्टर का ये तीसरा टॉपिक है, तीसरा न्यू टॉपिक आ गया। अभी तक तो हम इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन पढ़ रहे थे, 1 जीन के अंदर सिर्फ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पूछा था। अब यहाँ आ गया डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, और बैक क्रॉस।
तो बच्चा देखो, डाइहाइब्रिड क्रॉस और बैक क्रॉस क्या होता है मैं आपको समझा देती हूँ। इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा एग्जामिनर कि क्या कहते हैं बैक क्रॉस क्या होता है, बट डाइहाइब्रिड क्रॉस के पूछने के चांसेस ज्यादा है, ओके, कंपेयर देन बैक क्रॉस के। ओके, डाइहाइब्रिड क्या होता है? क्रॉस बिटवीन टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। बच्चा देखो, दो पेयर, 7 कैरेक्टर्स है, 7 पेयर है, 7 पेयर है इस चैप्टर में, तो सबको पता है ना। उसमें से किसी भी दो पेयर के अंदर, कंट्रास्टिंग अलग अलग दो पेयर के अंदर अगर आप क्या करवाते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो, जैसे कि येलो राउंड सीड को ले लेते हो वन प्लांट के अंदर, और फिर दूसरे कैरेक्टर्स के अंदर आप ग्रीन ब्रिंकल सीड को ले लेते हो, दैट टू बी एग्जांपल ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। एक ही कैरेक्टर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब एक ही, मतलब क्रॉस करवाने के लिए कैरेक्टर को चूज करते हो, दो अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को चूज करते हो, ओके, और उन दोनों के बीच में क्या करवाते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते हो, यही आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ओके, इसी को हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अब आ जाओ बैक क्रॉस, द क्रॉस बिटवीन F1 प्रेगनेंसी विथ वन ऑफ द पेरेंट फ्रॉम विच दे प्रोड्यूस। बच्चा देखो, बैक क्रॉस क्या होता है? जब हम एक दूसरे के बीच में क्रॉस करवाते हैं F1 प्रेगनेंसी के बीच, तो हमें क्या मिलता है? जो पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जैसे मान लो मैंने ये लॉन्ग टी को और ये शॉर्ट टी को क्रॉस करवाया, तो बच्चा इनके बीच में क्रॉस करवाने पे मुझे देखो क्या मिलता है, मुझे वही मिलेगा, क्या मिलेगा? लॉन्ग टी और शॉर्ट टी, शॉर्ट टी और लॉन्ग टी, यही कैरेक्टर, मतलब जो पेरेंट्स के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है वही चीज आपको F1 प्रेगनेंसी में मिलेगा, ठीक है। और सेकंड प्रेगनेंसी में वो चीजें चेंज हो जाएंगी, मतलब मैं उन जो मिला है मुझे उनको मैं सेकंड प्रेगनेंसी में क्या करवाऊंगी, वापस से मल्टीप्लाई करवाऊंगी। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे क्या मिलेगा? जो हमारे पेरेंट्स ने प्रोड्यूस किया, जो हमारे पेरेंट्स के द्वारा जीन आया है वही हमें मिलेगा। मतलब मैं मम्मी पापा की बच्ची हूँ, तो F1 प्रेगनेंसी में मम्मी पापा को क्या मिला? मैं मिली, ठीक है। चलो, तो अब इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको करते हैं। वन जीन पेयर हाइड द इफेक्ट ऑफ अनदर जीन पेयर, द फिनोमिना इज। बच्चा, वन जीन पेयर के इफेक्ट को अनदर जीन पेयर पे न आने दे, उसके इफेक्ट को हाइड कर दे, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एपिटेटिस, डोमिनेंस, म्यूटेशन या नन ऑफ दीज? टेल मी बच्चा पार्टी, क्या बोलते हो? जल्दी बताओ बच्चा पार्टी। जब एक जीन पेयर का इफेक्ट को हाइड कर देते हो, दूसरे जीन पेयर पे नहीं आने देते हो, उस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? एपिस्टेटिस, म्यूटेशन, डोमिनेंस या नन ऑफ दीज? वेरी गुड, ए को लॉक कर दो बच्चा पार्टी, ए है आपका राइट आंसर। एपिस्टेटिस बोलते हैं जब हम एक जीन पेयर के इफेक्ट को दूसरे जीन पेयर पे नहीं आने देते, उसको हाइड कर देते हैं, उस फिनोमिना को एपिस्टेटिस बोलते हैं। ओके, यू गेट इट माई पॉइंट। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन बींग्स शो। बच्चा देखो, ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर कब शो होता है? जब को डोमिनेंस होता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, मल्टीपल एलील होता है, या बोथ B and C? टेल मी, कब शो होता है ABO ब्लड ग्रुप? ये एस टाइप का क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लासेस में भी किया था। ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग्स के अंदर कब शो होता है? जब वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है, मल्टीपल एलील होता है, को डोमिनेंस होता है, या बोथ B and C होता है? टेल मी, कब शो होता है बच्चा पार्टी? वेरी गुड, डी को लॉक कर दो, डी इज अ राइट आंसर। बच्चा, जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा तब भी ABO ब्लड ग्रुप ह्यूमन बींग के अंदर शो होगा, और जब मल्टीपल एलील्स होगा तब भी आपके अंदर ABO ब्लड ग्रुप शो होगा। ओके, ये बेस्ट एग्जांपल है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस और मल्टीपल एलील्स, क्योंकि सेम ही चीज बार बार अलग अलग, किसी का AO हो सकता है, BO हो सकता है, इस टाइप से डिफरेंट डायरेक्शन में ब्लड ग्रुप चेंज हो सकता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का और मल्टीपल एलील्स का। ओके, चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पता है बच्चा पार्टी, अभी तक मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी, तो भूख भी बहुत जोर से लग रहा है, तो आवाज भी नहीं निकल रहा है। A child with blood group O has B blood group type father than the father has genotypes। बच्चा देखो, एक चाइल्ड का ब्लड ग्रुप O है, ओके, B ब्लड ग्रुप उसके फादर का है, देन फादर हैज अ जीनोटाइप। फादर क्या है? जीनोटाइप होगा, तो देन उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? मतलब बच्चा पार्टी, मान लो एक चाइल्ड जन्म लेता है, उसका ब्लड ग्रुप O है और उसके पापा का ब्लड ग्रुप B है,
दैट्स टू बी जो बी ब्लड ग्रुप टाइप जो फादर का है, देन फादर हैज अ जीनोटाइप, तो फादर तो उसका जीनोटाइप हो गया, तो उस ब्लड ग्रुप का नाम क्या होगा, मतलब उस ब्लड ग्रुप को किससे कंसिस्ट करोगे, बताओ। क्या वो ब्लड ग्रुप II होगा, IB होगा, IOB होगा, IOA होगा, क्या होगा बच्चा पार्टी, टेल मी। वेरी गुड, बी को लॉक कर दो, बी इज आर राइट आंसर। देखो बच्चा पार्टी, बच्चे का ब्लड ग्रुप I है तो IO हो गया, फादर का ब्लड ग्रुप B है तो IB हो गया। दैट्स टू बी अ ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज जीनोटाइप, और फादर का ब्लड ग्रुप एक जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है, तो रियलिटी में ब्लड ग्रुप क्या होगा, ये होगा। ओके, वैसे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। चलो, जीन प्रेजेंट ऑफ सेम लोकस हैविंग डिफरेंट एक्सप्रेशन आर कॉल्ड। बच्चा देखो, जीन प्रेजेंट किए जाएंगे सेम लोकस पे, बट उनका एक्सप्रेशन डिफरेंट होगा। जल्दी बताओ क्या होगा, मल्टीपल एलिस, पॉलीजीन, ऑन्कोजीन, कोडोमिनेंट जीन। अभी पढ़ाया था, बिल्कुल अभी पढ़ा के आई हूँ, 2-3 बार बोल के मेरा गला सूख गया, तो आप लोग को याद होगा ना, जब जीन को सेम ही पॉइंट पे रिप्रेजेंट करते हैं, बट रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग होता है, डिफरेंट होता है उनका एक्सप्रेशन, तो क्या बोलते हैं उसको, मल्टीपल एलिस, पॉलीजीन, ऑन्कोजीन, कोडोमिनेंट जीन। टेल मी बच्चा पार्टी क्या बोलते हैं। वेरी गुड, ए को लॉक कर दो, ए इज अ राइट आंसर। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, मल्टीपल जीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉरी मल्टीपल जीन नहीं, मल्टीपल एलील बोलते हैं। मल्टीपल एलील इज अ राइट आंसर। विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल डोनर। सबको पता है कौन सा ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, जो किसी को भी अपना ब्लड ग्रुप डोनेट कर सकता है, ले सबसे नहीं सकता है, डोनेट सबको कर सकता है। वैसे एक खास बात मैं आपको बता दूं कि मेरा ब्लड ग्रुप भी यूनिवर्सल डोनर है। मैं जल्दी किसी का ब्लड ग्रुप ले नहीं सकती हूँ, पर दे सबको सकती हूँ, तो मेरा ब्लड ग्रुप भी यूनिवर्सल डोनर है। तो आप जल्दी से बता दो कि किसका ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर है, वो कौन सा ब्लड ग्रुप है। टेल मी बच्चा पार्टी, कौन सा ब्लड ग्रुप है। वेरी गुड, ओ जो है आपका वो क्या है, डी तो सॉरी आपका राइट आंसर है। ओ जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, वो ब्लड सबको डोनेट कर सकता है। ओके चलो, तो नेक्स्ट ऐसे सभी मुझे कमेंट में सब लोग ये बताओ कि किसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो मुझे जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी सबसे थोड़ा। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ हैज, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ होगा, दैट्स टू बी उसमें क्या होगा, एंटी एजेंट एब्सेंट होगा, एंटी एजेंट प्रेजेंट होगा, एंटीबॉडी एब्सेंट होगा, एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा। टेल मी, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ होगा तो क्या होगा, बताओ बच्चा पार्टी, उसमें क्या चीज एब्सेंट होता है, एंटीबॉडीज। पता है मुझे अभी तक नहीं पता, अभी तक नहीं, जब मैं अभी अपने मेडिकल कोर्स में नहीं आई थी तब तक मुझे यही अंदाजा नहीं था कि ब्लड ग्रुप क्या है। इतना पढ़ ली थी बट कुछ नहीं, मतलब एक लगता है ब्लड ग्रुप क्या है, सबका ब्लड सेम ही होता है। फिर बाद में जब स्टडी किया तो पता लगा कि नहीं, सबका ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है। सो मैं बहुत मतलब मुझे चीजें जानने में बहुत मजा आती है, मुझे हमेशा एक्सपेरिमेंट करना, मतलब कुछ ना कुछ नया करती रहती हूँ। सो वही क्रिएटिविटी आ रही है मेरे अंदर। ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ है बच्चा, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ओ के अंदर क्या चीज होती है जो एब्सेंट होती है, टेल मी। ए इज अ राइट आंसर, वेरी गुड, ए को लॉक कर दो। एंटी एजेंट ब्लड ग्रुप ओ में क्या होता है बच्चा पार्टी, एब्सेंट होता है। ओके, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, एंटी एजेंट भी प्रेजेंट, एब्सेंट होता है। एंटीबॉडीज में ए भी प्रेजेंट होता है, बट एंटी एजेंट क्या होता है, ब्लड ग्रुप ओ में एब्सेंट होता है। बिकॉज ऑफ द रीजन बच्चा पार्टी, उनके अंदर इन्फेक्शन का डर ज्यादा होता है, कि उनके अंदर इन्फेक्शन लगने का डर ज्यादा होता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप ओ बहुत मुश्किल से मिलता है। वैसे तो ब्लड बैंक में मिल जाएगा, बट ज्यादा एक्सपेंसिव होता है ब्लड ग्रुप ओ। ओके, द फिनोटाइपिक रेशियो इज अ डाइहाइब्रिड क्रॉस। जो फिनोटाइपिक रेशियो है वो क्या है बच्चा, डाइहाइब्रिड क्रॉस है। ओके, तो आप लोगों को भी पता है कि कौन सा क्रॉस को हम फिनोटाइपिक रेशियो बोलते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो बच्चा इसको बोलते हो आप। तो फिनोटाइपिक रेशियो कौन सा इसमें से है, टेल मी। डी को लॉक कर दो, डी इज अ राइट आंसर। ये क्या आपका फिनोटाइपिक रेशियो है। ओके, ये क्या है बच्चा पार्टी, फिनोटाइपिक रेशियो है। ओके, और क्या कहते हैं, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ ब्लड। आपको ब्लड का फंक्शन बताना है। ब्लड का फंक्शन क्या है, देखो, ब्लड इज ए एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड
कनेक्टिव टिश्यूज। बच्चा ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव तरल पदार्थ का एक कनेक्टिव टिश्यूज है जो एक दूसरे से जोड़ के रखने का काम करता है। इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड प्लाज्मा। बच्चा ये क्या कंसिस्ट करता है? लिक्विड प्लाज्मा को कंसिस्ट करता है एंड फ्लोटिंग सर्कुलर कॉर्पुलस। बच्चा देखो ये फ्लोट करता रहता है, हमेशा तैरता रहता है सर्कुलर कॉर्पस में, कॉर्पस में ये सर्कुलर क्या करता है? तैरता रहता है। ब्लड हमेशा देखो बच्चा, ब्लड जो होता है ना वो तरल पदार्थ होता है। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा अपने लाइफ टाइम में, तो कभी ना कभी तो ऑब्जर्व किया होगा, हमेशा हाथ कट जाना, किसी न किसी कारण बस एक्सीडेंट हो जाता है तो आपने देखा वो खून जैसे ही गिरता है थोड़े टाइम बाद वो क्या होता है? जम जाता है, अजीब सा जम जाता है, थैली लाइक पदार्थ की तरह जम जाता है। इसके होने का कारण क्या है? ये तो किसी ने नहीं दिमाग लगाया होगा। बच्चा फ्लूइड तो आप सबको पता है, ब्लड क्या है? फ्लूइड है, तरल पदार्थ है, मतलब लिक्विड में होता है वो। बच्चा देखो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कॉर्पस, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं एंटीएजेंस के टाइप में, एंटीबॉडीज के टाइप में जो प्रेजेंट होती है। दैट्स व्हाई यही कारण है बच्चा कि ब्लड आपके बॉडी से बाहर निकलते ही वेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? वेस्ट। अगर आप उसको अच्छे से ऑब्जर्वेशन में नहीं रखोगे, उसको अच्छी जगह पे नहीं पहुंचाओगे जहां उसकी रखने की जगह है, बट वो थोड़ी देर बाद अगर बाहर के इन्वायरमेंट से एक्सपोज होता है, दैट्स व्हाई वेस्ट हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई रीजन है कि जैसे कि आप क्या कहते हैं, मतलब आग का और हवा का आपस में क्या करवाओगे? रिकॉम्बिनेशन करवाओगे, आपस में उन दोनों का एक्सपेरिमेंट करोगे तो आप देखोगे आग लगने की संभावना बढ़ जाती है। वही सेम कंडीशन है, अगर बाहर के इन्वायरमेंट से ब्लड को एक्सपोज करवाओगे तो ब्लड क्या होगा? वेस्ट हो जाएगा। ओके, तो ब्लड इज एग्जाम्पल ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज इन कंसिस्ट लिक्विड प्लाज्मा एंड फ्लोटिंग सेलुलर कार्पस। प्लाज्मा हैज अ वेरियस डिसॉल्व इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट। बच्चा मैंने अभी बताया उसके अंदर बहुत सारे एंटीबॉडी, एंटीएजेंस वगैरह प्रेजेंट होती है। दैट शुड बी बहुत सारे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूट क्या होता है? ब्लड के अंदर डिसॉल्व होता है, घुला हुआ होता है। सर्कुलर कार्पुलस आर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। बच्चा देखो अगर सर्कुलर कार्पुलस की बात की जाए तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लाज्मा, ये सारे ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। ओके, और ब्लड का मेन फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस फूड, न्यूट्रिशंस, गैस, हार्मोन्स etc टू वेरियस टिश्यूज ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बच्चा ये हमें वेरियस टाइप के फूड और न्यूट्रिशन को, गैसेस को, हार्मोन को, टिश्यू को एक ऑर्गन से, टिश्यू से ऑर्गन्स में, मतलब वेरियस बॉडी पार्ट के ऑर्गन्स में एक जगह से दूसरी जगह में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। ये हमारे ब्लड का फंक्शन है। ओके, और ब्लड क्या है बच्चा? ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यूज है। बच्चा ये बहुत सारा लिक्विड प्लाज्मा को कंसिस्ट करता है। दैट्स व्हाई ये क्या करता है? हमेशा तैरता रहता है सर्कुलर कार्पस में, और प्लाज्मा में वेरियस चीजें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक क्या होती है? डिसॉल्व होती है। और दैट टू बी सर्कुलर कार्पस के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा क्या होता है? ब्लड के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। अभी ब्लड के फंक्शन से याद आया, सत्यम का एक क्वेश्चन है जो मैंने कहा था कि दीक्षा, ये सारे मेरे क्लास के टॉपर स्टूडेंट है, नाम याद नहीं आ रहा है, दीक्षा का नाम जल्दी याद आ जाता है। दीक्षा, अनंता, इन सबको मैंने इंटेलिजेंट बोला था तो सत्यम ने बोला कि अच्छा ये टॉपर्स हैं तो मैम से क्वेश्चन कर देते हैं, है ना सत्यम? प्रेजेंट हो सत्यम? तो सत्यम का क्वेश्चन था कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्यों छोड़ते हैं? सत्यम तुम क्लास फिनिश होने दो, इसका आंसर मेरे पास है, तो क्लास फिनिश होने दो, या तो किसी दिन लाइव क्लास में मैं इसका जरूर आंसर दूंगी तुमको, क्योंकि मैंने ना अपने स्कूल कॉलेज में भी सबसे सारे मेडिकल स्टूडेंट से शेयर किया था। हम सब लोग बोल रहे थे कि सत्यम को कॉलेज बुला लेते हैं, फिर उसको अच्छे से बताएंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, बट तुम कॉलेज जा नहीं पाओगे तो मैं ही तुमको बताऊंगी। तो डोंट वरी सत्यम, बार बार परेशान नहीं करना मेरे को, मैम बताओ, मुझे याद है तुम्हारा क्वेश्चन, नाम सब कुछ याद है, ठीक है सत्यम? तो बच्चा पार्टी, आज मैंने आपका 5th चैप्टर का यहाँ तक कवर करवा दिया। अभी और भी बहुत सारे इसमें टॉपिक और क्वेश्चन बचे हुए हैं जिसको मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। ओके, तब तक जो भी मैंने करवाया उसको रिवाइज करो, अच्छे से लर्न करो। सो बाय बाय।